So student, we start from here that India adopted federal system, and these are some of the features which show that how India adopted the federal system. Okay, so as you can see in the last point, there is a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. Which you have all read in the earlier classes also. That is in the form of three lists. Okay, so let us come to these threefold distribution of power. You all have read about union list, you all have read about state list also, and you all have read about the concurrent list also. ये तीन लिस्ट हैं जहां पर हमने पावर डिवाइड किया है between the central and the state government. Okay? आपने ये 7th में 8th में पढ़ा हुआ है. I hope you remember. याद करो इसको आप लोग. अब आप देखो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पे लेजिस्लेशन का पावर किसको मिला है? The legislation power has been given to the central government to all those matters which are mentioned in the union list. ठीक है? And then state list में वो subjects हैं जहां पर legislation का power किसको दिया गया है? It is given to the state government. Okay? And if we come to the concurrent list, whatever the subjects are mentioned in the concurrent list, the power here to legislate is given to both the central as well as state government. In case if there is conflict between the central and the state government, what will happen? Obviously, the decision of the central government will be implemented in that case. So do remember here. ठीक है? अब आप देखो like in union list किस तरह के subject हो सकते हैं? In union list mostly there are subjects of national importance like defense, foreign affairs, currency, okay, development, railways. So these are important portfolios, home ministry. So these are important, we can say, central level topics, wherein the power to make law is given to the central government. अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर उन टॉपिक्स को डाला गया है जो कि स्टेट लेवल के हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस स्टेट लेवल की है. फॉर एग्जाम्पल पुलिस, इट कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट. हेल्थ, सैनिटेशन, ऑल दिस कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट. ओके, ठीक है. कभी कभी कुछ रेयर केसेस होते हैं, जैसे पैंडेमिक कोविड आ गया, जैसे अभी कोविड-19 है कोरोना वायरस की वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना रही है, फिर भी वो स्टेट गवर्नमेंट में मैंडेटरी नहीं है. द स्टेट गवर्नमेंट आर सजेस्टेड टू गो थ्रू द guidelines given by the central government. Okay, because it is a pandemic, it has spread all over the country. Okay, and अगर किसी स्टेट के अंदर कोई छोटा मोटा एपिडेमिक होता तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसे इंडिविजुअली हैंडल करती. ओके, कॉन्करेंट लिस्ट के अगर हम टॉपिक ले, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, एडॉप्शन है, फॉरेस्ट है, ऑल दिस कम इन कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, अब जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो जैसे एजुकेशन है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों लॉ बना सकते हैं. ठीक है, तो अगर कोई मैटर ऐसा है जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कंफ्यूजन हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, अब किसका डिसीजन माना जाएगा? तो यहां पर इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन विल बी इम्प्लीमेंटेड. ओके, अब देखो कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन लॉन्ग बैक इन 1950, इट वाज 49 इट वाज कंप्लीटेड, 50 इट वाज इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है. 26 नवंबर 1949 we had adopted the constitution, although we implemented it on 26 Jan 1950. ठीक है ना? तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो मॉडर्न टाइम्स में कुछ टॉपिक्स आए हैं जो उसमें ना हो, तो उस पर कौन लेजिस्लेशन करेगा? उन टॉपिक्स को कहाँ डालेंगे? तो उसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है? इट कम्स अंडर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स. ओके, और उस पे जो पावर लेजिस्लेशन का किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो उसे हम रेसिडुअरी पावर्स कहते हैं. ठीक है, अब जैसे यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? देयर आर अराउंड 100 सब्जेक्ट्स. ओके, ठीक है. स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? देयर आर 61 सब्जेक्ट्स. एंड इन कॉन्करेंट लिस्ट देयर आर 52 सब्जेक्ट्स. आप पुराना डाटा देखोगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, 97 मिलेगा, 66 मिलेगा, बट अभी आप जो करंट डाटा है वो आपका ये है, दैट इज 100 for union list, state list 61 subjects, and concurrent list 52 subjects. We have shared the concept map of this chapter through WhatsApp to you all, so go through the concept map also. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा कोई टॉपिक हो जो किसी भी लिस्ट में नहीं हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? That is residuary subject. Okay, it is not mentioned in any of the list. Done. So that is residuary subject, and who has got power in these matters? It is
Central government. Central government has got power to legislate in the matters of residuary subjects. ठीक है, और वो तब तक है जब तक कि इन सब्जेक्ट्स को किसी लिस्ट में शामिल ना कर लिया जाए, है ना? ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक लाइक कंप्यूटर्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, ये नए टॉपिक्स हैं, किसी में नहीं थे तो इन्हें रेसिडरी सब्जेक्ट में रखा गया. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडरी सब्जेक्ट्स. तो अब इसके थ्रू हमने क्या करने की कोशिश की है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया कि भाई ये आपका मैटर है, आप इसमें डिसीजन लोगे. सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया ये आपका मैटर है, आप इसमें डिसीजन लोगे, ताकि उन दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना हो. ठीक है. देन वी कम टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आर ऑल द स्टेट्स इक्वल इन स्टेटस. दिस इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन, यू नो. ठीक है. नाउ लेट्स कम एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. If you see the example of USA, all the states are equally powerful. They have got equal status. And then they are equally powerful to the central government also. But in India, this is not the case. Central government tends to be a little bit more powerful. And then if you talk about the different states, some states have got more power, some has got less power. So all the states have not got equal status here. For example, agar aap dekho, in our country we have 28 states and 9 union territory, including the national capital territory, that is Delhi. ठीक है. Now if we see, there are some states who were given special status since independence, like Jammu and Kashmir. ठीक है. और कुछ ऐसे regions हैं जिनको less power मिला है, who have got less power, like union territories, UT. चंडीगढ़ is a UT, you know, it is governed directly by the central government. अगर हम स्पेशल स्टेटस की बात करें, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, आप सबको पता है कि इसका जो स्पेशल स्टेटस है वो लास्ट ईयर अगस्त में 2019 अगस्त में स्क्रैप कर दिया गया है. नाउ जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी. बट अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई जम्मू कश्मीर वाज गिवन स्पेशल स्टेटस. ओके, तो इसका आंसर यू नो हिस्ट्री में है. 1947, when we became independent, actually Jammu Kashmir was not part of Indian Union. It was a separate country. On 15th August 1947, Pakistan was a separate country. Jammu Kashmir was a separate country. Okay, and it was ruled by the king at that time. That was Raja Hari Singh. Okay. Now, what happened after independence in October 1947? Pakistan attacked on Jammu and Kashmir, and the king, he came to India for rescue. Please help us. Now, obviously the Indian leaders will say that it's your internal matter. Why should we help you? So he said that I'm ready to join your union on certain terms and conditions. Like हमारा अपना constitution होगा, हम अपने हिसाब से rule करेंगे, but we will be a part of Indian Union. So अक्टूबर में फटाफट एक आर्टिकल ऐड हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, that is known as Article 370. And as per this article, Jammu Kashmir got special status. Then Indian forces went there and they ousted the Pakistan army, and Jammu Kashmir became part of India. Okay, and you know that they had their separate constitution also. All the provisions of Indian constitution were not applicable on Jammu and Kashmir. And then they had post of prime minister also. Then they had post of president also. It was known as Sadre Riyasat, which was equivalent to president, and then they had prime minister post also. So we had prime minister in India, we had prime minister in Jammu and Kashmir also. But in 1965, this post was abolished, and this prime minister post was converted into chief minister, and the post of Sadri Riyasat, that is president, was converted into governor there. Okay, but now you know, after so many years, it was last year in 2019 August when this special status of Jammu and Kashmir was scrapped, and now Jammu and Kashmir has been declared union territory. Okay, so I've already discussed this special status with you. ठीक है, as I discussed that special status has been given to Jammu and Kashmir, ठीक है, as per Article 370. Then they have separate constitution which was implemented on 26 January 1957 as per Article 370, which we discussed just now. ठीक है,
and it was abolished on 5th August 2019. Jammu and Kashmir is now declared a union territory and Ladakh is a separate union territory. Fine. और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, अब ये वो कौन से रीजन है? बेसिकली एक्चुअली ये वो रीजन है जिनमें कुछ डिस्प्यूट था. ठीक है, जैसे चंडीगढ़ you know it was in 1966 when Haryana was separated from Punjab, and then Haryana and Punjab they both wanted Chandigarh as their capital. Conflict हो गया दोनों में, तो हुआ कि चलो चंडीगढ़ will be the capital of both the states, Punjab as well as Haryana. फिर हुआ अब इस पे रूल कौन करेगा, फिर conflict है, तो फिर डिसाइड हुआ कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी एंड चंडीगढ़ विल बी यूटी, तो सॉल्यूशन निकाला गया. ऐसे ही पुडुचेरी फ्रेंच कॉलोनी थी. ठीक है, then Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu were Portuguese colonies, so they were declared UT. Andaman Nicobar is an island, so obviously we wanted control of central government on these islands, so that's why it's a UT. So they are directly under the jurisdiction of the central government. Delhi is capital, so that's why it is under central government, although we have state government also to look over the matters of state level, you know. For Delhi we have a separate government also. Okay, but it is under the control of the central government. Okay, then as I talked about special status, you know, we have special status in one different aspect also, that is with respect to preferential treatment in federal assistance. ठीक है, अब ये क्या है? आप देखोगे हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं लाइक असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. ठीक है, जो फर्स्ट 5 स्टेट्स आप देखो, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्ट में आते हैं. एचपी एंड उत्तराखंड हमारे नॉर्थ में हिमाचल वाले रीजन है. ठीक है, हिली रीजन्स है. तो ये वो रीजन है जो इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ग्रांट्स जाते हैं ना, उनमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है इनको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है, जो भी फंड्स मिलते हैं, वो 90% ग्रांट है एंड 10% लोन होते हैं. जबकि अगर हम नॉर्मल स्टेट्स की बात करें ना, जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तो जो भी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है दैट इज 30% ग्रांट एंड 70% लोन. दैट मीन्स द स्टेट्स आर सपोज्ड टू रिटर्न बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फ्यूचर. तो इस फाइनेंशियल असिस्टेंस में आप देखोगे कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया और इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो ये वाला जो स्पेशल स्टेटस है ना, दिस इज इन पॉजिटिव वे कि जो हमारे वीक स्टेट्स हैं इकोनॉमिकली, उनको हम थोड़ा सा प्रेफरेंस दे रहे हैं. ठीक है, सो it is a sort of good thing we can say कि we are providing the facilities to those states who are not able to compete economically with the other states. Okay, then there are some case studies also which we need to discuss. For example, we can see Pokhran. You know, Pokhran is a place where India conducted its nuclear test, you know. You must have heard about it, okay? And where is Pokhran? It's in Rajasthan. Suppose the government of Rajasthan was opposed to the central government's nuclear policy. Could it prevent the government of India from conducting the nuclear test? What do you think? Even when we'll have live doubt session, I would like you all to come up and have discussion with me on this topic. ठीक है, क्या राजस्थान गवर्नमेंट को लगता कि नहीं न्यूक्लियर पॉलिसी अच्छी नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को टेस्ट नहीं करने देंगे? क्या वो कर सकते थे? नहीं कर सकते. Why? क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर टेस्ट का डिसीजन ले रही है, दैट इज इन इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस सेफ्टी. और नेशन का जो सेफ्टी है, डिफेंस है, दैट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, तो इसके मामले में स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है. और हम किसी भी स्टेट में अगर ये टेस्ट करना चाहते हैं तो वहां की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक नहीं सकती. So because this is a matter of union list, central government is highly powerful. ठीक है, अब मान लो पंजाब एक ऐसा बॉर्डर स्टेट है which has got border with पाकिस्तान. नॉर्मली लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट गवर्नमेंट की. ठीक है ना, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. बट इन केस पाकिस्तान अटैक कर देगा तो क्या पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट लड़ेगी? नहीं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि नाउ इट इज अ मैटर ऑफ डिफेंस which comes under central government. So central government will take over in that case. Okay,
We can take one more example. You can see, suppose the government of Sikkim plans to introduce new textbook in its school. Okay. But the union government does not like the style and content of the new textbook. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा कंटेंट, ठीक है. In that case, does the state government need to take permission from the union government before these textbooks can be launched? What do you think? अब यहाँ पर देखो, द सिक्किम की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नई बुक इंट्रोड्यूस कर रही है विच इज नॉट लाइक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर उसमें कोई ऐसा कंटेंट होता जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इट्स नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट दैट बुक, वो टेक्स्ट बुक आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मगर इफ इट इज हैविंग that sort of content which is objectionable by the central government, so central government can ask the state government to stop the launch of that textbook or to make changes in the textbook before launching it. So here union government has got power. Why? Because it is a matter of education and it comes in concurrent list. In concurrent list, both the government, central and state, can make law. Okay. स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप इंप्लीमेंट करिए आराम से. बट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट is objecting, there's conflict between the central and the state government, in that case the decision of the central government is applicable, वो अप्लाई होगा. ओके, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट वाला मैटर हो गया, वहां पर यूनियन लिस्ट का मैटर हो गया. अगर स्टेट लिस्ट का कोई मैटर होता तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती. देन द स्टेट गवर्नमेंट इज पावरफुल इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस. ओके, जैसे अब देखो कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही थी कि भाई वो गाइडलाइंस दे रही थी कि आप इतने दिन का लॉकडाउन 2 हफ्ते का डिक्लेयर करिए, फिर दोबारा उन्होंने 2 हफ्ते का किया, पर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को फ्रीडम दी थी, इट्स अप टू यू. अब वो स्टेट गवर्नमेंट खुद उनके डिसीजन को फॉलो करे, दैट्स अ डिफरेंट केस. ओके, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को, अब आप देखो 4th स्टेज में स्टेट, जहां की स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि दे कैन ओपन देयर लॉकडाउन लाइक केरला एंड ऑल दैट, दे आर ओपनिंग. कहीं पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, वी शुड गो विद द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी नहीं ओपन करना, दे आर फॉलोइंग इट. ओके, तो हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड दे आर being given enough power to take decisions in that matter.